पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर पोटेंशियोमीटर का है ना। उसके बाद सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो वो अगला लेक्चर है। और ये एक तरीके से पोटेंशियोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स दो ही तरीके के हैं अपने पास इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी में, एक मीटर ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर। लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि व्हाई डू वी रिक्वायर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस था जो ईएमएफ मेजर कर सकता है। क्या मेजर कर सकता है? ईएमएफ, है ना। ईएमएफ ऑफ दिस सेल मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि वोल्टमीटर उस सेल से करंट विड्रॉ कर लेता है, और वो डिवाइस जो करंट विड्रॉ करेगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, तो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर। अब इससे कैसे मेजर करते हैं, क्या करते हैं, वो बात करता हूं, समझना। हाँ, बोला पोटेंशियोमीटर सेटअप ऐसा है कुछ, है ना। ये एक ऐसे सेल है, इधर एक रेजिस्टेंस है ना। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों लिया है? थोड़ा फंडामेंटल समझाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग कभी गलत पढ़ लेते हैं, तो उसको फंडामेंटल समझाने के लिए मैंने रेजिस्टेंस लिया बेसिकली। क्योंकि बहुत जगह देखोगे तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो परेशान मत होना, है ना, समझो। बोला ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है ना। या ऐसे लिख लू तो EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, है ना। इस वाले का ये कैपिटल रेजिस्टेंस R, है ना। ये एक रियोस्टेट है जिसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकती है ना। ये वाला एक ये वायर है AB। अब ये AB वायर कितने लेंथ का हो सकता है? कितने का भी हो सकता है। मीटर ब्रिज में फिक्स था, मीटर ब्रिज में याद करो तो फिक्स होता था 1 मीटर का, है ना। पर लेकिन यहाँ पे AB वायर मान लेता हूं मैं L लेंथ की है, क्योंकि कितने की भी हो सकती है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, राइट। आ जाओ, अब कोई कंफर्म नहीं है कि 1 मीटर की हो, है ना। 1 मीटर की हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट। आ जाओ, अब बोला गया जिस सेल को मेजर करना है ना उसको ऐसे लगाया, राइट। ये गैल्वेनोमीटर पिछली बार की तरह, ये जॉकी, है ना, याद करो तो। ये गैल्वेनोमीटर, ये वाला जॉकी, ये जो सेल है सॉरी, है ना, ये वो सेल है जिसका ईएमएफ मेजर करना है। तो ईएमएफ, अब दोनों ई दिख रहे हैं तो अलग अलग नाम ले लेते हैं। इसको बोलते हैं ईडी या आरडी। ईडी मतलब क्या है? ड्राइविंग सेल, जो बेसिकली डिवाइस को चलाएगा, इंस्ट्रूमेंट को चलाएगा। तो ईडी वो सेल है जो इंस्ट्रूमेंट को चलाएगा। ये ई है जो मुझे मेजर करना है, जो अननोन रेजिस्टेंस है, राइट। ये टी अपना, है ना, के। अब क्या करूंगा, मेरी बात समझना है, हाँ। मैं इस सेल को लगाऊंगा, सर्किट बना दिया मैंने। जब सर्किट बनाया तो होगा क्या, मेरी बात समझना, कि इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा यहां से, और कुछ करंट यहां से भी फ्लो करेगा। तो मान लो यहां से कुछ करंट आया, है ना, यहां से मान लो आया 10 एम्पियर करंट, यहां से आया 5 एम्पियर करंट, तो इसमें कितना जाएगा? 15। तो 15 एम्पियर में से वापस 5 इसमें चला जाएगा, आगे जाएगा 10, और 10 पूरा घूम के आ जाएगा, राइट। वापस रिपीट कर रहा हूं, बोला यहां से 10 एम्पियर करंट गया, यहां तक पहुंचा, यहां से यहां एंटर करेगा 10 एम्पियर, यहां से यहां ऊपर आया 5 एम्पियर, वो यहां पे एंटर किया 5, तो टोटल करंट कितना जाएगा? 10 + 5 कितना हो गया? 15 एम्पियर। किरचॉफ जंक्शन लॉ से 15 एम्पियर यहां तक आया, उसके बाद 5 एम्पियर इसमें, क्यों? क्योंकि 5 एम्पियर यहां से निकला है तो 5 एम्पियर आना भी चाहिए। एग्जाम्पल ले रहा हूं 10 और 5, ये 10 और 5 कहां से आया? एग्जाम्पल, खाली समझने के लिए, है ना। तो ऐसे काम चल रहा होगा, तो एक करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा होगा, मान लो 5 एम्पियर का है तो ऐसे फ्लो कर रहा है, एक 10 एम्पियर का ऐसे फ्लो कर रहा है पूरा। तो इस वाले वायर में कितना जा रहा होगा? टोटल 15 एम्पियर। बात समझ गई है? इतनी बातें चमकी है 100%। अब समझना, है ना। थोड़ी सी और बातें करता हूँ, कुछ और बात देखते हैं, समझो, है ना। बोला ऐसा हो गया, ये हो गया, ठीक है, डन। अब बोला अब इस वाले जॉकी को ना यहां से लेके मूव करना स्टार्ट किए। एक ऐसा समय आया कि जब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो किया। जब कोई करंट इसमें नहीं फ्लो किया तो मतलब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो कोई करंट फ्लो करता नहीं है, है ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाए या पोटेंशियल सेम हो जाए तो कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। तो बोला गया जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का है। कोई तो ऐसा पॉइंट हो सकता है जब मैं यहां से लेके यहां तक वेरी करूंगा, है ना, तो इस जॉकी को लेके घूमूंगा, तो जैसे जैसे ये वाली रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि V = IR होता है ना। कुछ करंट इसमें जा रहा था और जैसे जैसे चौकी को आगे लेके आऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो ऐसी बात चल रही थी। तो कभी तो ऐसा होगा ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो जाएगा, जब यहाँ के सेल का इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। बात समझ रही है? तो मुझे यहाँ पे
इस वाले में कोई भी करंट ना फ्लो करे, है ना, मतलब जीरो करंट मिले, ऐसा कब होगा? इसमें जीरो करंट मुझे मिले, ऐसा कब होगा? जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। मतलब अगर मैं इसको सी पॉइंट बोल दूं तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी शैल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस सेल। भाई यहाँ पे सेल ही तो लगा है, तो जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस होना चाहिए। तो कब यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा? मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, कब ऐसा होगा? ऐसी बात हम पहले मीटर पेज में कर चुके हैं। तो ऐसा कब होगा? जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। मतलब जब गैल्वेनोमीटर में एट नल डिफ्लेक्शन, है ना, नल डिफ्लेक्शन का मतलब है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं गया, तो उस समय क्या होगा? एट नल डिफ्लेक्शन वोल्टेज अक्रॉस एसी, एसी के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल के। राइट, पर लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल की बात करूं तो वो होता है E माइनस आई आर। ये R होता है सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। राइट, अब करंट जीरो है, करंट जीरो है तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन का मतलब है यहां से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो I जीरो है, तो मतलब दिस इज इक्वल टू E, दैट इज I इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब VAC इज E माइनस आई आर विच इज इक्वल टू E। तो अगर मैं VAC निकाल लूं तो मुझे EMF ऑफ सेल मिल जाएगा। ये बात चमकी है सबको? वापस समझना, बोला एट नल डिफ्लेक्शन यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब जो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस वही सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैंने लिखा एट नल डिफ्लेक्शन VAC इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। अब ऐसा तब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल होता है E माइनस आई आर, तो VAC इज इक्वल टू E माइनस आई आर। पर यहां से कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तो मतलब I की वैल्यू जीरो है, तो उसको जीरो कर दिया, तो VAC इक्वल टू E। तो मुझे बेसिकली यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस वाले करंट बहने की वजह से, क्योंकि इधर तो कोई करंट नहीं जा रहा है, इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, पर इसमें करंट बहने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस VAC के क्रॉस आएगा वो निकालना है। चमक गई ये बातें सबको? 100%। इतना छाप लो, पहले इतना छाप लो, फिर आगे बात करते हैं, है ना। पहले इतना लिख लो, फिर हमारा मकसद रहेगा VAC निकालना। बस क्या निकालना? VAC। चलो फटाफट करो, है ना, छापो इसको। VAC निकालना है मुझको, बस बहुत ही आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये D क्या लिखा हुआ है? ड्राइविंग सेल, है ना। ED कॉमा RD लिखा है, ED कॉमा RD मतलब EMF ऑफ ड्राइविंग सेल और वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल। राइट, बहुत बार तो सीधे V लिखा रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं एकदम स्टैंडर्ड सवाल बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है ना, तो वाला काम है। छाप लिया तुम लोगों ने? सबने छाप लिया है? मैं आगे बढ़ू, है ना, मिटा दो इसको, समझो, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ समझो। अब VAC निकालना मकसद है, तो VAC निकालना चलता हूं, समझना। VAC क्या होगा? तुम लोग तो उसी की बात लिखोगे, है ना। VAC क्या होगा? जो करंट इसमें जाना होगा इनटू RAC, मतलब इतने का रेजिस्टेंस, तो इनटू RAC। राइट, ये RAC इतने का रेजिस्टेंस। अब I करंट कितना जा रहा होगा, मेरी बात समझना। अगर इस पूरे का रेजिस्टेंस RAB है तो मैं क्या लिखूंगा? I करंट, समझना। EMF ऑफ D ड्राइविंग सेल, उसके बाद ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर आ जाएगा, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और इस पूरे का रेजिस्टेंस सब सीरीज में। भाई AB का पूरा रेजिस्टेंस RAB, है ना, इसका EMF ED, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RD और इसका ये रेजिस्टेंस R, ये तीनों के तीन ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो तीनों के तीनों सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? मैं लिखूंगा RD प्लस R प्लस RAB। ये चमकी है बात, गंदा एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है, लोग आसान पढ़ाते हैं, पर अपन पहले गंदा पढ़ेंगे फिर आसान पढ़ेंगे, परेशान ना हो। पक्का लिखा मैंने, I इक्वल टू ED अपॉन RD, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस और ये RAB का रेजिस्टेंस,
पूरे ए बी वाया का रेजिस्टेंस आर ए बी है, तो ये सब के सब सीरीज में, तो ऐसा काम कर लिया, राइट। ये पूरा का पूरा लिख लिया मैंने, डन, पक्का। वापस सुनो, है ना, मैंने बोला बी ए सी कितना है, करंट जो इसमें बह रहा है। अब नीचे तो कोई करंट ही नहीं है, तो जो करंट यहां से आया वही करंट इसमें जा रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट जाने वाला है वो 0 है गैल्वेनोमीटर में। अब इसकी जो लेंथ है उसको मैं बोल रहा हूं L1 पहले तो, राइट, कि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मुझे मिला, बोला गया L1 पे नल डिफ्लेक्शन मिला, यहाँ पे I 0 है, तो जो करंट यहां से आया वही करंट पूरा जाएगा, राइट। यही करंट पूरा का पूरा फ्लो करेगा। तो भाई ये आर डी और ये वाला आर ए बी सब सीरीज में, तो आर इक्वलेंट ये हो गया पूरे उसका। और बैटरी कितने की लगी, ईडी की, तो उसको ये लिख लिया, डन। आगे बढ़ जाऊं मैं, है ना, आगे बात करूं, समझना ध्यान से, है ना। देखो, बोला ये आई है, पर आर ए सी भी तो निकालना है, तो मैंने बोला बात समझो, अगर एल लेंथ में आर ए बी रेजिस्टेंस है, एल लेंथ में अगर आर ए बी रेजिस्टेंस है, तो L1 लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा, आर ए बी अपॉन एल इंटू L1, ये चमकता है, ये रेजिस्टेंस है आर ए सी। अरे L1 लेंथ कितने की है, AC की है ना, तो अगर मैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मान लूं, मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, तो फिर क्या बोलूंगा, अगर L लेंथ है RAB में, L लेंथ में RAB रेजिस्टेंस है, तो L1 लेंथ में कितनी रेजिस्टेंस होगी, RAB अपॉन L इंटू L1, यही तो RAC है। क्यों? क्योंकि RAC यहां पे चाहिए होगा वैल्यू पुट करने के लिए, राइट, ये वाली वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी। चमक रही है बातें, इतनी बातें चमक रही हैं कि ये वाली वैल्यू उठा के वहां डालनी पड़ेगी, मतलब VAC की वैल्यू है, समझना, VAC की वैल्यू है I इंटू RAC, I की वैल्यू ये गंदी सी ED अपॉन RD प्लस RAB इंटू RAC की वैल्यू है RAB L1 अपॉन L, दिख रहा है लास्ट का, RAB L1 अपॉन L, है ना। हाँ, बात समझ गई है, 100% है ना, बहुत ही आसान काम है ना। ED क्या है, ED क्या है, EMF ऑफ द ड्राइविंग सेल, RD क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइविंग सेल, यही तो है ना, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ EMF इज EMF ऑफ ड्राइविंग सेल एंड RD इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल, यही तो बात है, यही तो वैल्यू पुट कर रहा हूं, और तो क्या दिक्कत है, चमक गई इतनी बात है ना। फटाफट लिखो, आसान तरीका ही बताता हूं, पर ये बेसिक तरीका है निकालने का, है ना। सवालों में ऐसे फंसा देते हैं हमें, पर ये आसान तरीका ही बताऊंगा, पर इतना तो देखो पहले, राइट। तो ये VAC की वैल्यू है, तो VAC की ये वैल्यू ही तो E के बराबर है, तो मैं VAC निकाल लूंगा तो E निकाल लूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चमक गई बात है सबको, 100%। अब समझो, इतना छाप लिया सबने, छपाई कर ली तुम लोगों ने, जल्दी छापो फटाफट, है ना, फटाफट छापो, आगे बात करें फिर। हाँ, मिटाओ ये सब, हाँ, मैंने कहा बहुत बढ़िया है ना, तो VAC आ जाएगा, और ये गंदा सा एक्सप्रेशन E के बराबर है। अब इसी को थोड़ा सा आसान भी लिखते हैं, कैसे आसान टर्म्स में कैसे लिखेंगे उसकी बात करता हूं मैं, समझना, इसी को थोड़ा सा आसान टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे उसकी बात की जाए, आ जाओ, है ना, बात को समझना, आसान टर्म्स में लिखता हूं थोड़ा सा। बोला है कि यार अगर एक बात समझो, मैं VAB निकाल लूं, है ना, बोला VAB क्या होगा, I इंटू RAB, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्या तुम ये पता कर लो, तो तुम ये बोल सकते हो कि L लेंथ में VAB पोटेंशियल है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोला L वायर की लेंथ में अगर VAB पोटेंशियल लिख लो, तो L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल होगा, VAB अपॉन L इंटू L1, भाई L लेंथ में VAB पोटेंशियल, तो L1 लेंथ में VAB अपॉन L इंटू L1। ये लिखते समय पर मैंने क्या माना कि करंट इज कांस्टेंट, I इज रो L अपॉन A ना, तो करंट इज स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट कांस्टेंट है पूरे वायर में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो ऐसी बात है ना। मतलब ये लिखते समय मैं ये बोल रहा हूं क्या
कि I and A is constant। इस वायर में जो करंट I बह रहा है वो, और कॉमन सेंस है वो तो कांस्टेंट ही है, तो स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा है। तो I जो करंट बह रहा है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का वो कांस्टेंट है। तो ऐसी बात है। और यही वाली वायर, यही L1 लेंथ में जो पोटेंशियल है वही तो VAC है। तो VAC कैन बी रिटन एज VAB अपॉन L इंटू L1। अब VAB अपॉन L क्या है, इसको एक और नाम दिया गया और बोला गया फाई, और दिस इज L1। फाई इज व्हाट, इसको एक नाम दिया गया, बोला गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया। व्हाट इज VAC? VAC इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ रही है? 100% तो आसान तरीके से लिखने का। और बोला गया यही तो VAC किसके बराबर है? E के। यही तो E के बराबर है, तो मतलब E इक्वल टू फाई L1। अब क्या होता है, अब तुम देखो तो तुम क्या अलग चीज चेंज करोगे। ये तुम मेरी बात समझो, तुम इस पूरे डिवाइस में क्या चेंज करोगे? तुम्हें कभी कोई सेल मेजर करना हो, कभी कोई सेल, तो तुम बस ये चेंज करोगे, ये चेंज करोगे। तो इसको चेंज करने की वजह से इस वाले करंट में तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। यही तो देखा ना अभी, पहले वो एग्जॉस्टिव टर्म, मतलब वो बड़ी सी टर्म लिखी तो उसमें देखा इसका को तो कोई रोल ही नहीं है। तो VAB लिखते समय इसका कोई रोल नहीं है। तो मतलब अगर एक बार डिवाइस पोटेंशियोमीटर बना दिया है तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इज फिक्स। अगर आपने एक बार पोटेंशियोमीटर का डिवाइस बना दिया है और जगह छोड़ दी है सेल लगाने के लिए, तो वो पोटेंशियोमीटर बनाते ही ये फिक्स कर लोगे, ड्राइविंग सेल जो तुमने बनाई है ये सब फिक्स कर लिया। जैसे ही तुमने फिक्स किया तो ये फिक्स है। पक्का? अब जैसे ही अगर किसी डिवाइस पोटेंशियोमीटर का तुम्हें ये कोई बता दिया, मैंने डिवाइस बनाया और मैंने बोला ये लो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना है, तो तुम बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, EMF पाओगे। सही बात है। मैं बता दूंगा डिवाइस का कि पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन फिक्स, तो मैं बता दूंगा वो। डन? समझ में आ रही बात? तो VAC इक्वल टू कितना आ गया ही। अब तुम देखो तो जब मेजर कर रहा हूं तो इससे कोई करंट विड्रॉ नहीं किया, इसीलिए पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। पक्का? छाप लो फटाफट, है ना? यही बेसिक प्रिंसिपल है, यही हर जगह हम लोग यूज करने वाले हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल है ना? यही हम लोग हर जगह यूज करेंगे। होगी, लिखो फटाफट। चलो डन, है ना? बहुत ही आसान काम। क्या कि भाई आप जो VAB है उसको ऐसे लिख लो, VAB पता कर लो। VAB भाई कहीं और पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो VAB पता होगा, L पता होगा, तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता होगा। तो बहुत बार प्रैक्टिकली तो क्या होता है कि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होता है और हम उससे हम बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, बैलेंस पॉइंट निकालते हैं, है ना? हम इस जॉकी को मूव करके हम बैलेंस पॉइंट निकालते हैं। अच्छा ये L आ गया, ठीक, L1 आ गया, ठीक है। उस L1 को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते हैं, EMF मिल जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। डन? आगे बढ़े हम लोग, आ जाओ, है ना? सुनो, आगे बढ़े। छाप लिया तुम लोगों ने, पूरा काम हो गया, है ना? अब समझो, है ना? अब इसमें क्या है, इसमें एरर है। एरर क्या है इसका? वापस तुमने जो ये वायर लपेटा है यहाँ पे, इसको कैलकुलेट किया? जो ये वायर लपेटा है, जो कैलकुलेट किया? नहीं। लपेटा इस लेंथ को मेजर किया? नहीं। इस कनेक्टिंग वायर का कोई तो रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल सही है। क्या मेजर किया? नहीं। तो फिर तो तुम्हारे सवाल में गलत, तो जो तुमने फाई निकाला वो गलत है, क्योंकि फाई इज व्हाट VAB अपॉन L। अब L ही गलत मेजर किया, VAB भाई गलत आया, क्योंकि तुमने वो रेजिस्टेंसेस इंक्लूड नहीं किए जो एंड कनेक्शंस में, तो फाई गलत है। फाई गलत है तो E गलत है। अगर गलत ही EMF मेजर करना था तो पोटेंशियोमीटर, तो वोल्टमीटर यूज कर लेते। अरे यार अगर गलत ही EMF मेजर करना था तो वोल्टमीटर यूज कर लेते, इसकी जरूरत क्या है? हाँ वैसे तो ये तरीका है अननोन सेल की EMF निकालने का, बिल्कुल सही है, पर इसमें लोचा मिल रहा है, तुम लोगों को चमक रहा है, इसमें लोचा है ना? तो इसीलिए एक और चीज यूज की गई, सेकेंड यूज किया गया, बोला गया कंपेयर EMF ऑफ द सेल। क्या करो? कंपेयर EMF ऑफ द सेल, है ना? तो ये पहला यूज था अननोन EMF ऑफ द सेल फाइंड आउट करने का। सेकेंड यूज लिख लो, कंपेयरिंग EMF। अब मेरी बात सुनना, सवाल में ऐसा बहुत बार लिखा होता है, हेडिंग डाल देता हूं पहले तो मैं, कंपेयर EMF ऑफ सेल, राइट? अब बहुत आसान काम है, मेरी बात समझना, है ना? बोला अब सवाल में क्या होता है कि बहुत बार ऐसे बना होता है, ये एक बैटरी है, इधर एक वायर है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं बनाते वो, है ना? नॉर्मली तो ऐसे ही करते हैं। हाँ,
बोला गया ये ऐसे ही रेजिस्टेंस, ये वायर है ए बी, राइट। अब क्या करो, यहां पे दो सेल ले लो, यहां पे ये की लगा लो, यहां से ये गैल्वेनोमीटर और जॉकी, राइट। बोला गया अब इसका ईएमएफ है मान लो E1, इसका ईएमएफ है E2। अब जो वो आर डी ई डी आर लिखा था वो सब हटा के मैंने इधर सिर्फ V लिख दिया। मैंने बोला ये बैटरी V की है, राइट। ऐसी पूरी की बात है, ये V हो गया, ये AB हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ऐसे लगा हुआ है। बोला ये वाला 0.1, ये वाला 0.2, ये वाला 0.3। अब इसको यूज कैसे किया गया, बोला गया फर्स्ट when 2 is connected, जब 1 और 2 कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, जब ये दोनों कनेक्टेड है तो नल डिफ्लेक्शन निकाला गया। नल डिफ्लेक्शन एट L1, राइट। अगर ऐसी बात है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज E1 इक्वल टू फाई L1। क्यों, क्योंकि इधर वाला चेंज करने से ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये देख चुके हम लोग। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बोला व्हेन 2 and 3 is connected, फिर से नल डिफ्लेक्शन ढूंढा, अब की बार नल डिफ्लेक्शन आया वापस किस पे, एट L2 मान लो। तो अब की बार इक्वेशन क्या बनेगी, E2 इक्वल टू फाई L2, ये सेकंड इक्वेशन, राइट। मैंने अब क्या किया, मैंने कहा इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 1/2 करते हैं। 1/2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, समझना, इन दोनों को डिवाइड करूं, 5 मर गया, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। ये ईएमएफ ऑफ द सेल कंपेयर करने का तरीका है ना। E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, सीधे सीधे, राइट। तो हमने बोला कि आप बात समझो, इस चीज को देखो, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो अगर मुझे ये वाला ईएमएफ पता है, कोई भी इन दोनों में एक पता है, तो मैं दूसरा निकाल सकता हूं और एग्जैक्ट निकाल सकता हूं, क्योंकि लोचा फाई में था, उसको निपटा दिया है। इन दोनों में से कोई एक अगर नोन हो जाए, मतलब स्टैंडर्ड सेल हो, क्या हो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हो, ये पता है तो ये पता है फिर, और वो भी एग्जैक्ट पता है, राइट। तो ये कंपेयरिंग ईएमएफ का एक बोलते हैं, या फिर मैं कहता हूं कि एग्जैक्ट ईएमएफ निकालने का भी तरीका है ना। कि अगर आपको एग्जैक्ट ईएमएफ निकालना है तो एक कोई स्टैंडर्ड सेल होगा, दूसरा अननोन सेल होगा, तो स्टैंडर्ड सेल से अननोन सेल निकाल लेंगे, कोई भी इशू होने वाला नहीं है। डन, 100% है ना। ध्यान से देखो बोर्ड पे, राइट। ये कंपेयरिंग ईएमएफ, ये सेकंड यूज है। थर्ड यूज एक और है, पर लेकिन ये तो समझो पहले, इसको छापो, बहुत ही आसान, E इक्वल टू फाई L1, E इक्वल टू फाई L2, खत्म, राइट। गैल्वेनोमीटर लगाओ, नल डिफ्लेक्शन करो, कहानी खत्म। आगे बढ़ू मैं, हाँ। एक और करवाऊं, एक और छापे, छाप लिया सबने, डन। आ जाओ अगले पे चलते हैं, है ना। अगला करते हैं हम लोग, समझो। अगला क्या समझना, बोला गया फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना, उसकी बात कर रहा हूं, समझना। बोला आपकी बार वापस वही डिवाइस ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में तो कोई वेरिएशन होता ही नहीं है ना, सब कहानी है नीचे वाले की। ये ए, ये वाला बी, है ना, ये पोटेंशियल बी, राइट। अब समझना, बोला अब की बार क्या किया गया, सेल दिया, एक रेजिस्टेंस लगाया, इधर की लगाई,
और ऐसे बना है। बात समझ गए? ये सेल है ना, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यही आर निकालना है। ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मुझको पता है, और ये एक की है के। अब समझना क्या किया मैंने बोला पहले क्या किया, फर्स्ट केस व्हेन की के इज ओपन। समझना, जब की के ओपन था तो क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, ये ओपन है तो इसका कोई काम नहीं है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसमें भी कोई करंट नहीं जा रहा है। यही तो बात है ना, अगर ये की ओपन है तो इधर तो वैसे ही कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, और अगर मुझे नल डिफ्लेक्शन मिल गया, मैंने बोला नल डिफ्लेक्शन है एट L1, तो होगा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल सिर्फ ई ही है अभी भी। क्यों? क्योंकि इधर कोई करंट आ नहीं रहा और इधर कोई फ्लो कर नहीं सकता क्योंकि ओपन है, राइट। अगर ऐसा है तो मतलब वापस में क्या बोलूंगा, क्या नल डिफ्लेक्शन L1 की वजह से बोलूंगा VAC इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल विच इज इक्वल टू E, और VAC की वैल्यू है फाई L1, तो E की वैल्यू फाई L1। ये पुरानी वाली बात है, कोई भी नई बात नहीं है, ये पुरानी वाली, ये दोनों केस में पिछले ऐसा ही काम किया है ना। मेन लोचा है सेकंड वाले में, इसीलिए ऐसा कहां नहीं लिखा मैंने बोला अब की बार की के को क्लोज कर दिया जाए, व्हेन की के इज क्लोज्ड, व्हेन की के इज क्लोज। अगर की के क्लोज होगी तो क्या होगा, बोला नल डिफ्लेक्शन एट L2, नल डिफ्लेक्शन एट L2 कर सकता है ना भाई, इसमें नहीं जा रहा, ठीक है बिल्कुल, पर यहां तो फ्लो कर सकता है ना, राइट। तो मैंने क्या बोला, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात समझना भाई, यहाँ पे तो फ्लो, यहाँ तो फ्लो कर सकता है ना, इसमें नहीं कर रहा, पर इधर नीचे फ्लो कर रहा हूं और ये तो अपना ऊपर फ्लो कर ही रहा है, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो अगर बस ये नीचे ऐसे फ्लो कर रहा है तो अब की बात क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा VAC इज इक्वल टू फाई L2, वो तो बात सही है, पर ये किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, और वो कितना होता है, वो होता है E माइनस आई आर, याद करो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E माइनस आई आर था। अभी तक इसमें कोई करंट नहीं जाता था तो I 0 हो जाता था और वो E के बराबर आता था। चमका ही नहीं है तुम लोगों को, इतनी मेहनत की क्यों की गई, वो चमका नहीं तुम लोगों को। समझ में आ गई बात है ना, कि भाई कहानी ऐसे है ना पूरी की पूरी कि भाई VAC इज पाई L2 पर वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल हमेशा ही था, तो यहाँ पे E के बराबर ही रहा, वहां पे है E माइनस आई आर, क्योंकि अब नीचे करंट फ्लो कर सकता है। पक्का? इतना पहले छापो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले इतना छापो, इतना छापो, कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। मिटाया जाए इसको, मिटाऊं मैं, मुझे अब आई लिखूंगा और ये पूरा कैलकुलेट करूंगा और कुछ है नहीं, है ना। बस अब मुझे कैलकुलेशन करना है, मुझे ये एक इक्वेशन मिल चुकी है ना, ये एक इक्वेशन मिल चुकी है, E माइनस आई आर इक्वल टू फाई L2, इन दोनों को ही रीअरेंज करूंगा और काम कर लूंगा। मिटाऊं पूरा का पूरा, चमक गई ये बातें हमें, है ना। आ जाओ समझो बात को, है ना, समझना बात को, मिटा रहा हूं मैं इस पूरे को। बोला गया इसका ये मतलब है क्या कि बोला गया E इज इक्वल टू है फाई L1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अगली है E माइनस आई आर इक्वल टू फाई L2, सेकेंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए, चलो। E माइनस आई की वैल्यू क्या होगी इस वाले में, इधर ही घूम रही है, तो आई की वैल्यू क्या, ईएमएफ ऑफ ई, सेल का ईएमएफ ई, और रेजिस्टेंस कितना है R प्लस आर, मतलब आई की वैल्यू है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू आर, दिस इज इक्वल टू फाई L2, राइट। अगर अब इसको थोड़ी सी और बातें करूं तो समझना,
और थोड़ी सी बातें, बोला इसको एलसीएम ले लेता हूं और काम करता हूं, तो लिखूंगा ई बाहर आ गया आर प्लस आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, चमका एलसीएम ले लिया ना, आर प्लस आर हो गया इधर, दिस इज इक्वल टू 5L2। अब ई की वैल्यू 5L1 दिख रही है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए यहां पे, तो 5L1 इज इक्वल टू, आर ने आर को मार दिया, तो ये बचा कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 5L2। एक और दिख रहा है, निपट गए, निपट गए, तो बोला आपकी वैल्यू कितनी आई, आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू वॉट, L2 अपॉन L1, राइट। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, रेसिप्रोकेट कर लूं, तो आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ध्यान से देखो, यहां तक देखो, परेशान मत हो, मरो मत, सिर्फ कैलकुलेशन की गई है ना। अब इधर देखना, वापस इधर लिख रहा हूं उसके बाद, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास नीचे, समझो उस वाले को कर रहा हूं, आर अपॉन आर तो मतलब 1 हो गया, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस वाले को उठा के इधर माइनस और ये वाला तो मल्टीप्लाई हो गया, तो आर की वैल्यू कैपिटल आर अपॉन L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। देखो L1 निकालो, L2 निकालो, दो बैलेंस पॉइंट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये पता है, मैंने पहले भी कहा था, ये पता है, तो R की वैल्यू आ गई R L1 अपॉन L2। चेक इट आउट, चेक करो पहले पूरा, फिर वापस पूरा रिपीट करूंगा मैं, पर लेकिन पहले एक बार चेक करो, खुद से देखो, शर्माओ मत, एकदम एकदम शर्माओ मत, खुद से देखो पहले, फिर मैं वापस रिपीट करूंगा। अभी खुद से इंटरप्रेट करने का कोशिश करो, जैसे जैसे मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में। E की वैल्यू थी 5L1, E माइनस IRI 5L2, कहां से आई, सेकेंड इक्वेशन यहां पे लिखी थी, VAC इक्वल टू 5L2 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इक्वल टू E माइनस IR, राइट। तो E माइनस IR इक्वल टू 5L2, I की वैल्यू लिखी मैंने क्या, कैपिटल E अपॉन R प्लस R। भाई ये कितना करंट इसमें फ्लो करेगा नीचे वाले में, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और ये कैपिटल R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो आया E अपॉन R प्लस R इंटू R। अब E कॉमन ले लिया, इधर एलसीएम लिया, R प्लस R माइनस R, R प्लस R माइनस R, R मर गए, E की वैल्यू लिखी 5L1 फर्स्ट वाले से, 5 ने 5 को मार दिया, L1 नीचे आ गया, तो L2 अपॉन L1 इक्वल टू R अपॉन R प्लस R, उल्टा कर दिया, R प्लस R इज L1 अपॉन L2, फिर इधर हो गया 1, R अपॉन R तो हो गया 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 अपॉन L2, इस 1 को उठा के इधर ले आए तो -1, और फिर इस R से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास सेल का, राइट। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ध्यान से देखो, मेरी भावनाओं को समझो, चमक गई सबको बातें, सबको बातें समझ गई। मतलब पोटेंशियोमीटर का 3 काम, एक बोलते हैं अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल, एक कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ द सेल, और थर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालना। निपट गए, दुनिया तबाह हो गई है पक्का। अब मेन मुद्दा है कि जैसे मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज, तो पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल है ये बता दो। सोचो, 2 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये पूरा लिख चुके हो तो उसके नीचे लिखना प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और सोचो कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, मुझसे पूछा गया है, समझना बात ध्यान से। प्रिंसिपल की बात करता हूं, सुनना, बढ़िया लगेगा।
तुम समझो तो मैं यही यूज कर रहा हूं हर जगह। L1 मेरी बैलेंसिंग लेंथ है, L1 मेरी क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, राइट। तो L1 मेरी बैलेंसिंग लेंथ है, तो VAC इज फाई L1, यही तो है भाई। ईएमएफ ऑफ द सेल तो निकालना है मिड पोटेंशियोमीटर, पर प्रिंसिपल क्या है, उसका यूज है ईएमएफ ऑफ सेल निकालना, पर व्हाट इज प्रिंसिपल, किस पे बेस्ड है, इस वाले पे। ये क्या बोलता है कि ए बी वायर के अक्रॉस अगर स्टेडी करंट फ्लो करोगे, है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तभी तो ऐसा कर पा रहा हूं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, potential difference across a uniform cross section of wire having steady current is directly proportional to length of the conductor। भाई steady current मतलब I constant, uniform cross section मतलब A constant, अगर ये दोनों constant है तो V is directly proportional to L। ये क्यों लिख पाया ऐसे, क्योंकि V is directly proportional to L, I and A constant हो गया, तभी तो मैं लिख रहा हूं कि V is directly proportional to L। बात चमकी है 100%। तो लिखो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हैविंग स्टेडी करंट, having steady current, steady STEADY, having steady current STEADY, having steady current, potential difference across a uniform cross section of wire having steady current is directly proportional to the length of the conductor, is directly proportional to the length of the conductor। पक्का। अब लिखना इसके बाद क्या, दैट इज V is directly proportional to L if I and A are constant, if I and A are constant। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, चमका है तुम लोगों को, ये बातें चमक गई हैं 100%। पोटेंशियोमीटर चमका है, तीन चीजें हैं मेरे पास, तीन चीजें, अननोन ईएमएफ निकालना, कंपेयर करना ईएमएफ, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। बहुत बार पूछते हैं, है ना, इस पे सवाल आते हैं, राइट। अगला काम मैं तुम लोग को दे रहा हूं, थोड़ा सा तुम भी मेहनत करो अब की बार, क्या समझ। अगला एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो, मैं बता रहा हूं, है ना। When a jockey is moved, ऐसा लिखो, when a jockey is moved, अगले पॉइंट में एक लाइन छोड़ के लिखना है ना, हाँ। When a jockey is moved, वो जॉकी है ना, वो वाला जो इधर मूव कर रहे थे। When a jockey is moved from one end of wire to another, from one end of wire to another, when a jockey is moved from one end of the wire to another, when jockey is moved when a jockey is moved from one end of a wire to another, it is observed that no null deflection is obtained, it is observed that no null deflection is obtained। बका पोटेंशियोमीटर में क्या हुआ कि जब हमने एक एंड से दूसरे एंड तक ले गए तो हमें उम्मीद थी कि कहीं ना तो कहीं गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ, राइट। फुल स्टॉप डाल के लिखो, गिव एटलीस्ट 2 रीजन फॉर अबव कंडीशन, गिव एटलीस्ट 2 रीजन फॉर अबव कंडीशन। एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूं, होती ही 2 हैं तो मतलब दोनों के दोनों लिखना है ना, नहीं तो लोग एक ही बताएंगे मुझको, तो इसीलिए बोल रहा हूं गिव एटलीस्ट 2 रीजन। चमक गई है बातें, है ना, ध्यान से बता रहा हूं, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, जो अभी अभी सवाल आपने लिखा है
उसको क्वेश्चन मार्क डाल के और नीचे सोल्यूशन के लिए जगह छोड़ दो। बहुत बार ये बोर्ड में पूछा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, आप मुझको इसका रीजन लिख के व्हाट्सएप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्लास में नहीं बताऊंगा, आपको खुद लिख के मुझे रीजन व्हाट्सएप करना है कि ऐसा सर क्यों हुआ है। ये क्वेश्चन ध्यान से ढूंढना, इसका आंसर निकालना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पता करना खुद से। बात चमक गई है ना। तो अब इसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, ईएमएफ ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना, मतलब ईएमएफ सेल का या सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, राइट। डन है ना, आज के लिए इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही अपना।